Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मैथ पेडागोजी को, जो आपका सी टेट के एग्ज़ाम में यह आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है मैथ की। तो यह पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यह पेपर की बात करते हैं तो यह 28 दिसंबर 2022 का मैथ पेडागोजी का पेपर है। तो आप इसको देखिए, इनके हम 15 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं 2022 और 23 वाले, इसमें मैं आपको जो आपकी मैथ पेडागोजी है और आपकी साथ में संस्कृत की जो पेडागोजी है इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। यानी कि जिन सभी जो सेट हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी में मैं आपको इन सभी को कंप्लीट कराऊंगी। यानी कि मैथ पेडागोजी को और संस्कृत पेडागोजी को आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। आपको इसमें बताना है कि जो प्राथमिक श्रेणी के बच्चे होते हैं, यानी कि 1 से 5 तक की जो कक्षा के बच्चे होते हैं, तो इनके लिए जो सन्निकटन और अनुमान की जो समझ होती है, इसमें संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। तो आपको इसका यहाँ पे आंसर बताना है। तो यह आपका संक्रामिता होता है, या फिर मापना होता है, नमूनों होता है, या फिर परिकल्पना होता है। तो आपको सही विकल्प का क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो आपको बताना है कि ए, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, या ए, बी, डी सही है। तो आपको इसका आंसर बताना है। प्राथमिक बच्चों के लिए जो सन्निकटन और अनुमान की जो समझ होती है उसके लिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे, इसमें संक्रामिकता होती है। क्या होती है? संक्रामिकता होती है। और क्या होता है, इसमें मापना भी होता है और परिकल्पना भी होती है। नमूनों ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बताना है कि जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया है तब उसने उसे यह लिख दिया है। यानी कि 500 क्या लिखा है, 67 लिखने को कहा है, तो इसने 500 बना दिया है और 67 को लिख दिया है। तो इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो यह इस बच्चे की समझ है वह कैसी हुई है। यानी कि 567 लिखने को कहा है तो 500 लिख दिया है और उसने क्या कर दिया है, 67 लिख दिया है। यानी इस तरीके से उसने लिख दिया है। तो आपको बताना है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। यानी कि कक्षा में उसने ध्यान नहीं दिया है और वह सुनने में क्या है, लापरवाह है। आगे समझते हैं। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। ऑप्शन 3 आता है बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। ऑप्शन 4 आता है स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी होती है। तो उस बच्चे के बारे में बताना है कि त्रुटि का सर्वाधिक कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चा एक क्या है, सतर्क श्रोता है, किंतु उस बच्चे को क्या नहीं है, स्थानीय मान की अवधारणा की समझ वह स्थापित नहीं कर पाया है। यानी कि 567 उसने लिखा है तो उस बच्चे ने ध्यान से सुना है, लेकिन उसको स्थानीय मान की अवधारणा की समझ उसमें अभी विकसित नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं कह सकते हम कि वह लापरवाह श्रोता है, तो यह बात आपकी गलत हो जाएगी।
यहाँ पे केवल दे रखा है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। शिक्षक की नाकामी, यह बात भी आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे को क्या नहीं है, स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणितीय अधिगम में बहुत छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अधिगमकर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द होता है, संख्या संक्रियाएं होती हैं, या फिर दिक् स्थान संबंधी समझ होती है, या गणितीय पहेलियां आदि इनको हल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना है कि कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणितीय अधिगम में बहुत छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि अधिगमकर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द होता है। यही आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। यह छोटे बच्चों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। संख्या संक्रियाएं, यह गलत होता है। दिक् स्थान की समझ, बिल्कुल गलत हो जाता है। गणितीय पहेलियां आदि को हल करना, बिल्कुल गलत होता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। गणित के सीखने के संबंध में कौन सा कथन है, आपको बताना है सही होता है। तो लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। आपको बताना है कि जो लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं, यह बात सही होती है। आगे समझते हैं, सही होती है या गलत होती है, आपको बताना है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। ऑप्शन 4 आता है गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है कि कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि गणित की जो प्रक्रियाओं का प्रभाव होता है वह सदैव क्या होता है, अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है। यही आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। लड़कियों की तुलना में लड़के गणित में बेहतर होते हैं, हमें तुलना नहीं करना है, कंपेयर नहीं करनी है, यह आपका गलत हो जाएगा। और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है। बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है। बच्चों को हमें अलग तरीके से नहीं सिखाना है, ठीक, अलग अलग करके बच्चों को नहीं सिखाना है। और यहाँ पे 3rd दे रखा था कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, तो यह बात भी गलत हो जाती है। इसका सही कथन होता है ऑप्शन नंबर 4 कि गणित में प्रक्रियाओं का प्रभाव होता है सदैव कैसा होता है, अवधारणात्मक होता है। कैसा होता है, सदैव अवधारणात्मक होता है, स्पष्टता की ओर यह ले जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे समझते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको इसका आंसर बताना है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर बताना है कि पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। यहाँ पे दे रखा है कि पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों के विकास करना आवश्यक होता है।
या यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन सी में कि पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना होता है, और इसमें आपको इसका सही विकल्प चुन के बताना है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखी हैं, ए और सी सही है, केवल बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और बी सही है। इसमें आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका होता है यहाँ पे कि संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। तो यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? यह बात आपकी गलत हो जाती है। आगे समझते हैं। पाठ्यचर्या का विकास गणितीय चिंतन और विवेचन के लिए विद्यार्थियों में आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता है। कैसे साधनों का, आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता है? तो यह बात आपकी सही हो जाती है। पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल आपका बी सही होता है। यही आपका सही आंसर है कि गणित के चिंतन के लिए और उसके विवेचन के लिए हमें आंतरिक संसाधनों का विकास करना जरूरी होता है, आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको आंसर बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो किस चीज़ पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए? किसमें? प्राथमिक स्तर पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है। तो प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास होता है, दिक्स्थान संबंधी समझ का विकास होता है, प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान होती है, या समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक कलन विधियों का उपयोग होता है। इसका आपको आंसर बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को इस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है, तो शब्दावली के विकास की बात करते हैं तो यह बात गलत हो जाती है। दिक्स्थान संबंधी समझ बिल्कुल गलत होता है। प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान यह भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बचता है, यही सही आंसर है कि समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का हमें उपयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि गणित पाठ्यक्रम को ... पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो समस्याओं को हल करने के लिए जो आपकी मानक कलन विधि होती हैं, इनका जो उपयोग है हमें क्या करना चाहिए? इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको अच्छे से समझना है सभी पेडागोजी क्वेश्चंस को। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता का उद्देश्य नहीं है? रचनात्मक का उद्देश्य नहीं है, आपको आंसर बताना है कि बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, यानी कि बच्चे हैं गलतियां करते हैं उनके बारे में जानना होता है, जो आपका रचनात्मकता का उद्देश्य यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आपको आंसर बताना है कि बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना। ऑप्शन 3 आता है कि पिछली अवधारणात्मकता पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। ऑप्शन 4 आता है कि यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है आपका कि रचनात्मक का उद्देश्य नहीं की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है कि जो पिछली अवधारणा होती है इस पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना यह उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे भ्रांतियों के बारे में जानना बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों के ज्ञान के निर्माण की समझ को आंकना बिल्कुल सही है। यह जानना कि शिक्षण जो युक्ति होती हैं, विधि होती हैं, यह बच्चे के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, यह बात भी आपकी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव बात यह होती है, इसलिए आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है
प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से कर सकते हैं। तो आपको आंसर बताना है इसका कि प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका है, क्या है, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका है, अपने विद्यार्थी में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान क्या कर रही है, केंद्रित कर रही है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से कर सकती है, कौन सा कार्य है ऐसा उसको अच्छे तरीके से कर सकती है। तो अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं यानी कि खेलों की बात होती है और पहेलियों का उपयोग करना होता है। ऑप्शन 2 आता है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना होता है। ऑप्शन 3 आता है कि नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना होता है। ऑप्शन 4 आता है श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और जो पहेली होती हैं इनका उपयोग करना, यही सही आंसर होता है। बहुत सारे प्रश्न देना बात गलत हो जाती है। कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना नेगेटिव है। श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना यह भी गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का हमें उपयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से क्या करते हैं बच्चे, अच्छे तरीके से सीखते हैं, खेल खेल के माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा स्कूल है इसकी जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावनाओं को निरूपित करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि अधिगम, समग्र और एकीकृत होना चाहिए। जो सीखना होता है कैसा होना चाहिए, समग्र और एकीकृत होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो आपका जो डिजाइन दे रखी है यानी कि 5-3-3+4, इसके नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना होता है। ऑप्शन 3 आता है कि 5+2+3+3 के नए डिजाइन पर स्कूल पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो आपको आंसर बताना है कि A और C सही है, A और B सही है, B और D सही है, C और D सही है। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको बताना है कि जो निरूपण हुआ था कि किस तरीके से जो शिक्षा है दी जानी चाहिए। तो शिक्षा का जो नियम अभी आया है, जो 2020 में आपकी यह NEP आई थी, तो इसका जो डिजाइन होता है क्या होता है, 5+3+3+4, ठीक इस तरीके से यह इसका डिजाइन होता है। तो यही आपका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। और क्या होना चाहिए, समग्र और एकीकृत होना चाहिए, यानी कि A और B आपका सही आंसर हो जाता है। A और B आपका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, जो अधिगम होता है समग्र और एकीकृत होना चाहिए और डिजाइन होनी चाहिए 5+3+3+4, इस तरीके से यह डिजाइन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का प्रयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। तो इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपको बताना है कि एक शिक्षक है वह हस्तकौशल सामग्री जैसे कि बात करते हैं ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग क्या कहलाता है, तो शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस उत्पन्न करता है।
ऑप्शन 2 आता है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है। ऑप्शन 3 आता है कि छोटे बच्चों को खाली समय देता है। ऑप्शन 4 आता है कि अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जो आपका अवधारणात्मक अधिगम होता है इसमें यह सहायक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, खाली समय देता है बिल्कुल गलत है। बाधा डालना नेगेटिव हो जाता है। दुविधा और असमंजस को उत्पन्न करना यह भी नेगेटिव होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि जो अवधारणात्मक अधिगम में क्या हो जाता है, यह सहायक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों और अधिगम में आ रही कठिनाइयों को विश्लेषण के लिए किया जाता है। यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसमें आ रही कठिनाइयों के बारे में आपको बताना है। इनका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो यह आपका मानक संदर्भित परीक्षा होती है, यह आपका मानदंड संदर्भित परीक्षा होती है, यह आपकी नैदानिक परीक्षा होती है, यह आपकी उपचारी शिक्षण होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यह आपकी क्या होगी? यह आपकी नैदानिक परीक्षा होगी। क्या होती है? यानी कि बच्चे को क्या आ रही है? कठिनाई आ रही है, तो कठिनाई का हम क्या करेंगे? निदान करेंगे। कठिनाई का क्या करेंगे? निदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। औपचारिक शिक्षण गलत हो जाता है। मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियों शिक्षार्थियों को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव करती है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। तो यह शिक्षण विधि है। शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल क्या है? 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे आपको दे रखा है आगे कि शिक्षक कागज के टुकड़ों पर एक चतुर्भुज को खींचता है, फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुज जो कोण होते हैं गुण धर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री है। यहाँ पे आगे दे रखा है ऑप्शन 3 में कि जो शिक्षक होता है छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज कोणों के योग को खोजने के लिए कहता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी जो सुझाई गई शिक्षण विधि है शिक्षार्थी को गणित का ज्ञान कराने में प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। तो इसमें केवल ए सही है, यानी कि फर्स्ट सही है, केवल सेकंड है, केवल फर्स्ट और सेकंड है, या फिर सेकंड और थर्ड यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होता है, इसका बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम बात करते हैं इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही आंसर होता है कि जो शिक्षण छात्रों को कागज के टुकड़े पर विभिन्न प्रकार की चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और आंतरिक कोणों को मापने के प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। तो यह बात आपकी सही हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाता है। 360 डिग्री यह दोनों आपके गलत होते हैं, यहाँ पे थर्ड सही है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, आपको बताना है
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा कथन है वह क्या नहीं है, सत्य नहीं है। औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं पर आम लोगों के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक में कोई संबंध नहीं है, यह बात सही है या गलत है, यानी कि नहीं वाली बतानी है आपको, जो सत्य नहीं है। ठीक, आम लोगों के द्वारा प्रत्येक गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन 3 आता है कि विभिन्न संस्कृतियों में उपयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 4 आता है कि विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों में कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाता है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि विविध पृष्ठभूमि में आए गए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों का कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आम लोगों के द्वारा किए जाने वाले गणित से कोई संबंध नहीं है, यह बात आपकी यहाँ पे गलत होती है क्योंकि यह पॉजिटिव है, इसलिए यह गलत है। यहाँ पे समृद्ध महत्वपूर्ण वातावरण की बात करते हैं, पॉजिटिव है इसलिए गलत है, क्योंकि नहीं वाला आपको बताना है, यह भी आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? आपको बताना है कि जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह है कि बच्चों को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो लिखित अभ्यास का अभाव होता है, कक्षा में सतर्कता का अभाव होता है। ऑप्शन 3 आता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ होती है। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षण अधिगम सामग्रियों की क्या होती है, अनुपलब्धता होती है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनके योग से संबंधित बच्चों की क्या होती है, पूर्व समझ होती है। यही आपका सही आंसर होता है। लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता बिल्कुल गलत होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच में गणित और भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? आपको बताना है कि जो अधिगम करता है यानी कि जो सीखने वाले बच्चे होते हैं इनके बीच में गणित में जो भय होता है, चिंता होती है गणित को करने में, इसको कम करने में सहायता करेगी। तो आपको बताना है परियोजना है, सहयोगी अधिगम कार्य है, पेपर पेंसिल टेस्ट है या फिर योगात्मक आकलन होता है। तो सही विकल्प आपको इसका चयन करना है। तो इसमें बी और सी सही होता है, ए और डी सही होता है, बी और डी सही होता है, ए और बी सही होता है। इसका आपको आंसर बताना है कि गणित के भय और चिंता को लेकर इसको कम करने में सहायता कौन करेगी, वह कौन सी विधि होती है? तो यह परियोजना होती है और आपका सहयोगी अधिगम कार्य होता है। पेपर पेंसिल टेस्ट गलत होता है, योगात्मक आकलन है यह भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ए
और बी सही आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे आपका 4 सही आंसर होता है, परियोजना होती है और सहयोगी अधिगम कार्य होता है। आपने इन सभी 15 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। और यह पेपर आपका कब का था? 28 दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको सभी मैथ की जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगी। और प्रियंका ने भी बोला था कि मैम हमारे संस्कृत और मैथ को लेकर हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको हमें करा दीजिए। तो मैं आपको इनको डिस्कस कराऊंगी, क्योंकि आपने शायद अभी किए नहीं हैं, तो मैं करा दूंगी। ठीक, तो आपको बस बने रहना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।